आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें भारत के रक्षा संबंधी दो सलाहकारों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। दो सलाहकार कौन कौन हैं? एक है NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दूसरे हैं रक्षा मंत्री के सलाहकार जिनको हम लोग CDS के नाम से जानते हैं। दो सलाहकारों की जरूरत क्यों पड़ी? और विभाग एक ही है, रक्षा, काम एक ही है, देश की सुरक्षा। आइए इस पर डिटेल में बात करें। इससे पहले जे बॉस न्यूज एंड व्यूज के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। डिटेल में आपसे बात करें तो सबसे पहले NSA पर बात करते हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्योंकि मैं CDS पर पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं, जिन लोगों ने इसको देखा नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। वो CDS के बारे में जान सकते हैं कि CDS के क्या अधिकार हैं, कब नियुक्ति हुई, कौन कौन लोग उस पद पर बैठे। आज मैं जो बातें आप लोगों के सामने रखूंगा उससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दो सलाहकार जरूरत क्यों है या नहीं है। NSA का पद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में स्थापित किया था। वाजपेयी जी को श्रेय जाता है कि NSA के सृजन के लिए। उससे पहले यह पद नहीं हुआ करता था। पहली बार उन्होंने रक्षा को लेकर के विस्तार से नीति बनाई तो 19 नवंबर 1998 को NSA का गठन किया। पहले NSA ब्रजेश मिश्र जी को बनाया गया, जिन्होंने 2004 तक अटल जी के प्रधानमंत्री रहने तक कार्य किया। उसके बाद UPA की पहली सरकार आ जाती है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने भी इस पद पर पूर्व IFS को ही बिठाया। JN दीक्षित जी को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। एक साल बाद यह पद पूर्व IPS को चला जाता है। 3 जनवरी 2005 को पूर्व IPS MK नारायण को NSA बनाया जाता है। वो 23 जनवरी 2010 तक इस पद पर रहते हैं। इसके बाद 24 जनवरी 2010 को IFS शिवशंकर मेनन को NSA बनाते हैं। वो 28 मई 2014 तक कार्य करते हैं। NDA की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने अजित डोभाल जी को अपना NSA नियुक्त किया। उन्होंने दूसरे कार्यकाल में भी अजित डोभाल को ही NSA बनाए रखा और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। हम जानते हैं कि NSA की नियुक्ति कौन करता है। NSA की नियुक्ति के लिए ACC नाम की संस्था है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पहले इस कमेटी में संबंधित विभाग का मंत्री भी होता था, लेकिन 2016 के बाद से इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और सदस्य के रूप में गृह मंत्री हैं। अब हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के कार्य, तब हम समझ पाएंगे कि NSA का क्या कार्य है और CDS का क्या कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से संबंधित सभी मामलों की सलाह देता है। पहला काम यह है, जो भी बाहरी और आंतरिक खतरे हैं इन पर अपनी राय प्रधानमंत्री को देते हैं। दूसरी चीज यह है कि NSA के पास सभी खुफिया रिपोर्टें आती हैं, यानी कि रॉ, CBI, IB, इनके चीफ्स जो हैं NSA को रिपोर्ट करते हैं। तब वहां से वो रिपोर्ट आगे बढ़ करके जो प्रधानमंत्री तक पहुंचनी है वहां पहुंचाते हैं, अन्यथा वहीं से निस्तारित कर दिया जाता है। तीसरी चीज है, NSA भारत के सभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। चौथा यह है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में जो भी भारतीय सुरक्षा से संबंधित हैं उनमें NSA भाग लेते हैं। पांचवी चीज जो एक स्पेसिफिक है, जो एक विशेष रूप से दी गई है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चीन तथा इजराइल के मामलों में विदेश मंत्रालय के साथ में संबंधों को NSA देखते हैं। अब कुल मिला के ये देखें, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिसमें भारत की सुरक्षा शामिल होती है उसमें NSA प्रधानमंत्री के दूत के रूप में कार्य करते हैं, उन विदेशों से संपर्क करते हैं। 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का गठन किया था। देश में पहली बार एक ऐसी संस्था बनाई गई जो कि सुरक्षा और रक्षा दोनों मामलों को एक साथ देखती है। इसमें प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, अन्य कई मंत्री भी हैं।
रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का होना इसलिए जरूरी है कि फाइनेंस उन्हीं को करना है हर किसी अभियान को, इसलिए वित्त मंत्रालय को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, क्योंकि हमारे भारत की नीतियां कैसे बने, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें, इस पर नीति आयोग के अध्यक्ष को भी जानकारी होनी चाहिए कि सुरक्षा को लेकर के या रक्षा को लेकर के हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी सदस्य बनाया जाता है। एनएसए परिषद का एक वरिष्ठतम अधिकारी होता है। अधिकारी के रूप में वो अपनी बात वहां रखता है उनके समक्ष, और जो भी निर्णय लेना होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वहां पर लिया जाता है। Three mistakes in life. Firstly, we do not know where we are. Secondly, we do not know where to go. And thirdly, we do not know how to go about it. Swami Vivekananda was able to fathom the real state of India's miserable existence. He told them not only where you are, but also who you are. Like a good instructor of map reading, he wanted the Indians to understand and internalize their position on the map. Let them know their weaknesses, let them know their infirmities, let them know their inhibitions, and also their strengths. So he made them realize both their strengths and their weaknesses. भारत की सुरक्षा संबंधी जो हमारी संस्थाएं हैं वो 3 स्तर की हैं। इस पर कभी हम डिटेल एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि भारत की सुरक्षा को लेकर के वो 3 कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एनएसए को असिस्ट करती हैं और एनएसए उससे निर्णय लेकर के प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की लगभग हर विदेश यात्रा में एनएसए साथ में रहते हैं। सीडीएस के बारे में आप बेहतर जान चुके हैं। अभी एक डिप्टी सीडीएस भी काम कर रहे हैं। यह पद 3 स्टार जनरल का है। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण इस पर तैनात हैं। इस पद को 2001 में स्थापित किया गया था। मूलतः यह पद इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेड का है। इसमें कभी एयरफोर्स से अधिकारी आ जाते हैं, कभी थल सेना से आते हैं, तो कभी नौसेना से। जब तक सीडीएस का पद नहीं बना था, यह पद तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का जरिया था। लेकिन सीडीएस का पद स्थापित होने के बाद 1 जनवरी 2020 से इनको डिप्टी सीडीएस का पद दे दिया गया और अब अपना वो मूल काम तो करते ही हैं, साथ में सीडीएस को असिस्ट भी करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को देख करके आपने अंदाज लगा लिया होगा कि एनएसए की जरूरत क्यों है और सीडीएस की जरूरत क्यों है। दोनों का काम बिल्कुल अलग है और जहां सीडीएस रक्षा सेनाओं के मामले में उनको लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते हैं, वहीं एनएसए भारत की सुरक्षा को लेकर के, वो खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी हो या कूटनीतिक मामलों से विदेश से मिली कोई जानकारी हो या भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत इजराइल के संबंधों पर कोई निर्णय लेना हो, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इसी तरह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, संभव हो तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे नए वीडियो की सूचना समय पर मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ खत्म होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।